आपको ऐसे कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे लोगों से, या कुछ डिस्क्रिमिनेशन आपने महसूस किया होगा कभी? जिन्होंने मुझे डिस्क्रिमिनेट किया। वाला हमारी सरकार की योजनाएं इतना सपोर्टिव नहीं है। उदिप करके एक संस्था भी स्टार्ट करिए, करता क्या है इस समय पे? मैं इंटरव्यूज के लिए गई, तब लोगों ने मुझे एहसास कराया, आप कैसे काम कर सकते हो, क्या 9 घंटे काम कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए और उद्दीप की शुरुआत की। आपके हिसाब से ऐसे क्या चीज़ें होनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए इंफ्रा में? हमें रोड ठीक होनी चाहिए कि मुझे रोड है कि मैं अपनी व्हीलचेयर से आई कांट इमेजिन कि मैं नेक्स्ट घर तक भी जा सकूँ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है स्पॉटलाइट स्टोरीज़ में। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल है और इनकी स्टोरी से मैं खुद भी बहुत मोटिवेट और इंस्पायर भी हुआ हूँ। चाहे वो टेडेक्स स्पीकर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट अवार्ड हो बाय प्रणब मुखर्जी, ये सब चीज़ों को इन्होंने अचीव किया हुआ है। साथ में ये एक यूडिप नाम से अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पूनम श्रोती जी का। और ऐसे ही वंडरफुल पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड आपका स्वागत है स्पॉटलाइट स्टोरीज़ में। ये पॉडकास्ट के लिए मैं खुद बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था और कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी हूँ मैं। तो आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपके चाइल्डहुड डेज़ के बारे में आप कुछ बताइए कि आप कहाँ आपका बॉर्न हुआ, कैसे आपकी बचपन की लाइफ रही, एजुकेशन रहा, उसके बारे में थोड़ा जानकारी बताइए। मेरे पापा आर्मी में थे, तो वो एट दैट टाइम वो पोस्टेड थे कारगिल में। और मेरी मम्मा टीकमगढ़ के पास एक गांव है जहाँ मेरे दादाजी रहते हैं, तो वहाँ पर थी उनके पास, क्योंकि मम्मा कारगिल जा नहीं सकती थी। तो मेरा जन्म टीकमगढ़ के पास एक गांव है वहाँ हुआ था। और उस टाइम क्या होता था, किसी हॉस्पिटल में नहीं होता था, घर में दाई वाला होता था। तो जब मेरा जन्म हुआ किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। मैं पूरी रात रो रही थी। सबको लगा शायद दाई ने गर्म पानी से नहा दिया, इससे बच्चा रो रहा है। जब दूसरे दिन सुबह देखा तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी। देखा लगा कि कुछ समथिंग अबनॉर्मल। फिर फादर को इन्फॉर्म किया गया, मेरे पापा आए, फिर मुझे टीकमगढ़, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल हुआ करता था, आज से करीब 40 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे जब मेरे पापा आए वो हॉस्पिटल लेकर गए, फिर डॉक्टर ने देखते ही बताया कि इसके दोनों पैरों की बोन्स टूटी हुई हैं। अच्छा। पर वो डायग्नोज नहीं कर पाए थे किसी क्या दिक्कत है। उन्होंने 1 महीने के बच्चे को एक वुडन फ्रेम बनाकर और उल्टा लटका दिया था, नहीं तो बच्चा हिलता। तो उल्टे लटका के पैर स्ट्रेच कर दिए थे कि बोन्स थोड़ा जुड़े। जब 1 महीने बाद मेरे फादर भोपाल लेकर आए और कस्तूरबा में डॉक्टर पीके राय को दिखाया, तो उन्हें देखते ही डायग्नोज किया कि इसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। दिस इज अ रेयर डिसीज जो लाखों में किसी एक को होती है। रेयर के साथ ये अनक्योरेबल है। इसका कोई भी इलाज ना इंडिया में है ना बाहर है। इसमें बोन्स इतनी फ्रजाइल होती हैं कि छोटा सा झटका लगने से कभी भी हड्डी टूट सकती है। अच्छा, तो हम इतने डिफ़िकल्टीज़ के बाद में भी फिर आपने अपना एजुकेशन वगैरह कैसे कंप्लीट किया और क्या किया आपने एजुकेशन अपना? शेष आई रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है और इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने इस तरह के बच्चे पे गिव अप नहीं किया, जिसके साथ ये डर हो कि शायद वो छींकेगा, तेज़ खांसेगा तो भी उसकी हड्डी टूट जाएगी। उसके बाद मानना पड़ेगा कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया
कि उसे कांच की गुड़िया की तरह संभाल के रखा। पूरी स्कूलिंग खुद कराई, लेके जाना, स्कूल में बैठाना, स्कूल वालों को ये कॉन्फिडेंस में लेना कि इससे कुछ भी होगा हमारी जिम्मेदारी है, आप पे कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से पूरा टेक केयर करना। कभी मैं और उन्होंने मेरे को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया कि बेटा किसी भी दिक्कत से हार नहीं मानना है। ऐसा नहीं डर के बैठ जाना कि मेरी हड्डी टूट जाएगी, मुझे लग जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, जो होगा देखेंगे, कर लेंगे। वो फाइटर स्पिरिट आप में हमेशा से ही रहा है। तो मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरे डैड आर्मी में थे तो उनकी पोस्टिंग बहुत होती थी, तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा मम्मा के ऊपर ही थी। अच्छा। स्कूल जाना, लेके जाना, बैठाना, पूरा वेट स्कूल के बाहर वो बैठ के वेट करते थे कि छुट्टी होगी तो लेके जाएंगे, क्योंकि बेटी खुद वॉशरूम नहीं जा सकती है, कब ज़रूरत पड़ जाए उसे, तो बाहर बैठे रहते थे। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे लेके जाऊंगी। पूरा टेक केयर करना, और साथ में उनका कि वो घर का भी पूरा काम करना। मेरे 2 बड़े भाई हैं तो उनका भी टेक केयर करना, उनकी जिम्मेदारी भी देखना। साथ में स्पेशल चाइल्ड का 10 गुना काम और होता है, तो उसका पूरा काम करना। फिर मेरे पैर में फ्रैक्चर्स होने के साथ बड़े बड़े प्लास्टर्स लगते थे, कभी कभी लोहे के रिंग लगते थे, तो उसके साथ उठा के ले जाना, बसों में ट्रैवल करना, स्कूल बैग में टांगना। मम्मा का बहुत बड़ा इसमें स्ट्रगल रहा है। अच्छा। जब पापा रिटायर्ड होकर आए तो फिर उन्होंने फुली कंट्रीब्यूट किया उस चीज़ में। तो आपकी स्कूलिंग भोपाल से हुई है? मेरी स्कूलिंग कामठी नागपुर के पास एक जगह है, वहाँ से भी हुई है, फिर झांसी में भी हुई है, फिर भोपाल से भी हुई है, केंद्रीय विद्यालय। अच्छा, और फिर आपने उसका अपना ग्रेजुएशन कहीं में किया? मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम नूतन कॉलेज से किया, भोपाल से। अच्छा। मैम, आजकल हम सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ लोग फिज़िकल डिसेबल्ड वर्ड यूज़ करते हैं और कुछ लोग अब उसको बोलने लग गए हैं स्पेशली एबल्ड। तो आपके हिसाब से कौन सा वर्ड राइट है आपके सिचुएशन में? मैं तो हमेशा मानती हूँ स्पेशली एबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड इज अ करेक्ट वर्ड, क्योंकि वी आर एबल्ड। हम वो सब काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। आपको काम करने में शायद किसी काम को करने में आधा घंटा लगे, उसी काम को मुझे करने में हो सकता है 1 से 1.5 घंटा लगे। वह काम मैं आपको करके दिखाऊंगी। मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। आप बोलोगे मैम मैं यहाँ से वहाँ डायरेक्ट चल के जा सकता हूँ, मैं हो सकता है किसी की हेल्प लेके जाऊँ या मैं व्हीलचेयर से जाऊँ, वहाँ मैं जाऊँगी वहाँ ज़रूर। तो इसलिए मैं अपने मतलब हम सभी को मैं डिफरेंटली एबल कहना ज़्यादा बेटर वर्ड है। राइट। बाकी आपका MBA भी आपने किया है, हमें पता चला है, तो वो आपने फिर कैसे किया इसके साथ साथ? मैंने डबल MBA किया है। अच्छा। हाँ। ओके, थोड़ा बताइए इस बारे में। मैंने MBA इन फाइनेंस किया बरकतुल्लाह से। ठीक है। उस टाइम ऐसा हो रहा था कि मुझे MBA IPS इंदौर मिल रहा था, पर मेरी 6th रैंक थी पूरे MP में। पर मैं इंदौर जा नहीं सकती थी, मुझे अपनी कंडीशंस के साथ एडजस्ट करना था। तो आई टुक एडमिशन एट CRIM, CR इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन भोपाल, राइट। क्योंकि वो मेरे घर के बिल्कुल पास में था। तो वहाँ से मैंने MBA किया एंड आई रियली ब्लेस्ड कि MBA में एडमिशन लेते मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले कि मुझे मेरे घर वालों को कभी पता ही नहीं चला कि मेरा MBA कैसे हो गया। वही मुझे घर से आके पिक करते थे और वही मुझे ड्रॉप करते थे। अच्छा। कहीं कैंपस प्लेसमेंट का कैंपस हो रहे हैं, कभी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाना है, चाहे वो रातीबड़ हो, चाहे वो आप कहीं भोजपुर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हाइपर कॉलेज, BNS कॉलेज या रायसेन रोड, कहीं पे भी वो हमेशा मुझे सब लेके जाते थे। अच्छा। वो 2 साल मेरे घर वालों को पता ही नहीं चला कि लड़की की पढ़ाई कैसे हो गई। अच्छा, और फिर आपने उसके बाद में कोई जॉब भी किया? मैंने 6 साल जॉब किया। कहाँ पे आप जॉब कर रहे थे और क्या प्रोफाइल थी आपकी? मैं प्राइमर वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड MP नगर में HR कंसल्टेंसी है, वहाँ मैंने करीब 6 years जॉब किया। और मुझे खुद यकीन नहीं होता कि वो 6 साल मैंने कैसे काम किया। क्योंकि मैं जहाँ जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही थी कि मुझे जॉब मिले, जहाँ मैं हर कि जॉब मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, क्या मेरी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी,
मैं उस डलाइमा में जी रही थी। वहाँ मैंने 6 साल जॉब किया। इसको मैं बोलूँगी कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे मेरे एम्प्लॉयर मिले कि उन्होंने मुझे एक पैम्पर्ड बच्चे की तरह रखा कि व्हेनेवर यू फील अनकंफर्टेबल, तुम्हें दिक्कत लगे कुछ है, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे घंटे रुकना है, तुम एज पर योर कंफर्ट तुम जा सकती हो। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि यू आर ब्लेस्ड टू हैव गुड पीपल इन योर लाइफ, बट आपको ऐसे कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे लोगों से, या कुछ डिस्क्रिमिनेशन आपने किसी तरीके का आपने महसूस किया होगा कभी एजुकेशन के टाइम पे, स्कूलिंग के टाइम पे या बचपन में, तो वो कैसे आपने उसको टैकल किया? व्हाटएवर टुडे आई एम, मैं जो भी हूँ या जो भी मेरा कॉन्फिडेंस है या व्हाटएवर टुडे आई अचीव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दोज पीपल जिन्होंने मुझे डिस्क्रिमिनेट किया। अच्छा। जिन्होंने मुझे ये बोला कि तुम नहीं कर सकती और तुम्हें ज़रूरत क्या है कुछ करने की, तुम घर पे बैठो ना, माँ बाप 2 रोटी दे रहे, खाओ, ऐसा बोलते थे आपको? या दिस इज एनफ फॉर यू। तुम जैसा बच्चा क्या करेगा कुछ करके, ना तुम्हें कमा पाना है, ना तुम्हें अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठानी है, ना तुम्हारा खुद का कोई परिवार होना है, तो तुम्हें करना क्या है? अच्छा। यू सेट तुम्हें 2 रोटी मिल रही है, 2 कपड़े मिल रहे हैं, इज एनफ। पर मेरे लिए वो 2 रोटी और 2 कपड़े इनफ नहीं थे, क्योंकि अंदर डिजायर्स बहुत थे और आई नो माई कैपेबिलिटी, मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है और मैं क्या कर सकती हूँ। नोबडी, मतलब मैं किसी को हक नहीं देती कि कोई मुझे जज करे कि मैं क्या कर सकती हूँ कि क्या नहीं कर सकती हूँ। तो वही लोग हैं जिन्होंने आज मुझे यहाँ पहुँचाया। आई रियली थैंकफुल टू दोज पीपल। मैं इसको कहती हूँ नेगेटिव मोटिवेशन। उन्होंने मुझे जो अंदर एक वो दिया कि मुझे करके दिखाना है, एक जो जिद है, ये जिद मुझे होनी चाहिए, क्या मुझे बताना है। और वो जिद ऐसा नहीं है कि चली गई है, आज भी है। आज इतना प्रूव करने के बाद भी कुछ लोग आज भी मिलते हैं, अरे हो गया ना, इनफ है तुम्हारे लिए, तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब ज़रूरत नहीं है। तो मैं अंदर ही अंदर सोचती हूँ कि नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो दिखाना है मुझे कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। नहीं मैम, मुझे तो मतलब इट इज़ वेरी बिग ऑफ यू कि आप ऐसे लोगों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि आज अगर हम आपको देखें और उन लोगों को देखें तो ज़मीन आसमान का हमें फ़र्क देखने के लिए मिलेगा आपके सक्सेस में। तो ये बहुत काफ़ी इंस्पिरेशनल चीज़ आपने बताई है कि एक नेगेटिव मोटिवेशन, एक नई चीज़ पता चली हमको इसके बारे में। मैं कहीं भी अपने सेशंस लेने जाती हूँ, मैं स्टूडेंट्स के भी, तो मैं यही बोलती हूँ, हमेशा नेगेटिव मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन देन योर कोई भी नॉर्मल मोटिवेशन से ज़्यादा। उसको नेगेटिवली मत लो कि उन्होंने ये बोला मैं तो नहीं कर पाऊँगा, तो मत बैठो, उसे करके दिखाओ कि मैं कर सकता हूँ। सही है मैम। एक महर्षि दधीची अवार्ड भी आपको मिला था, तो उसके बारे में बताइए, कौन से ईयर में मिला था और क्या एग्जैक्टली होता है ये? दिस इज रिसेंटली इन 2022 ओके। मुझे मिला था। ये स्टेट का हाईएस्ट रिकॉग्निशन अवार्ड है इन डिसेबिलिटी सेक्टर। ये एमपी गवर्नमेंट ने आपको दिया? वेरी नाइस। और 2022 में मिला है आपको ये अवार्ड। तो ये मतलब बेसिकली दिस इज फॉर द कंट्रीब्यूशन दैट हैव यू मेड? या फॉर डिसेबल एम्पावरमेंट। उसके जैसे आपने 2014 में एक उदिप करके एक संस्था भी स्टार्ट करी है, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि उदिप का विजन क्या है और वो करता क्या है इस समय पे? उदिप की शुरुआत जो है, मुझे लगता है जो ऑन पेपर्स है और जो मतलब उसका जो बर्थ है वो तो हुआ 2014 में। ठीक है। पर जो उसका वो था फॉर्मेशन था, जो मैंने अपने MBA के टाइम स्ट्रगल फेस किया एट द टाइम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, जब मुझे रिजेक्ट किया गया, दैट कम टू दिस ट्रूथ कि भैया डिसेबिलिटी क्या है, तब मुझे समझ आया। क्योंकि एक्चुअल में नॉर्मल लोगों के बीच ही बड़ी हो रही थी, उनके बीच ही उठ बैठ रही हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि आई एम डिफरेंटली एबल्ड, जब तक किसी ने मुझे एहसास नहीं कराया। जब मैं इंटरव्यूज के लिए गई तब लोगों ने मुझे एहसास कराया कि आप अलग हो, आप डिसेबल हो। अलग नहीं, आप डिसेबल हो। आप कैसे काम कर सकते हो? क्या 9 घंटे काम कर पाओगे? 10 घंटे काम कर पाओगे? जो रिजेक्शंस मैंने देखे, फिर उसका मुझे फाइनली जॉब मिला।
तो जॉब के टाइम में मुझे लगा कि चलो ठीक है, मुझे जॉब मिल गया, अब मैं मुझे मिल गया, आई एम हैप्पी। पर जब मेरी जॉब थी HR में, और मैं उसके दौरान बहुत सारे कैंडिडेट से इंटरेक्ट करती थी। उसमें कई बार डिसेबल भी आते थे, तो वो आगे बढ़ के बोलते थे, मैडम मैं डिसेबल हूँ, आप पहले चेक कर लो कि मुझे हायर करेंगे नहीं करेंगे, तभी मेरा रिज्यूम आगे फॉरवर्ड करना। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए। तब मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम मेरी अकेले की नहीं है जो मैंने फेस की, इसे कम्युनिटी प्रॉब्लम। तब तक मैंने कम्युनिटी लिया, फिर धीरे धीरे और स्टडी की, तब दिस इज़ नॉट अ कम्युनिटी प्रॉब्लम, दिस इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। और यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, पर ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो सोसाइटियल माइंडसेट है, परसेप्शन है टुवर्ड डिसेबिलिटी, वो बहुत ही आज भी कई दशकों पीछे चल रहा है। हम अब्रॉड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते डिसेबिलिटी और इसको लेकर। राइट। तो इन सब को लेकर मेरे दिमाग में बहुत दिन तक वो चल रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जो जॉब था बहुत मोनोटोनस जॉब था, मैं 6 साल मैंने किया क्योंकि मुझे करना था, पर मुझे लग रहा था कोई ग्रोथ नहीं है इसमें। एक लेवल तक आके आप रुक जाओगे, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या। और मेरे अंदर तो मुझे पता था कि बहुत कुछ है करने के लिए, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो जॉब में मैं वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकती, ना मैं वो एक्सपोजर पा पाऊँगी। तो मैंने अपनी फैमिली में डिस्कस किया। द बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ माई फादर, उनका एक ही था कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, तुम अपने लिए काम कर रहे थे, तुम्हें जो लगता है जैसा लगता है करो। तो मैंने अपना जॉब 2014 में छोड़ा और उद्दीप की शुरुआत की। तो ये उदीप में आप स्किल डेवलपमेंट वगैरह पे भी काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए? मैं स्किल डेवलपमेंट और मेनली अवेयरनेस, क्या रहते हैं डिफरेंटली एबल्ड के साथ क्या होता है कि मेरे अपने यहाँ पे मेनली हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि उसको पैदा होते ही उसको ऐसे फील करा दिया जाता है कि तुम बहुत बड़े पापी हो, तुमने क्या क्या पाप करे हैं जिस वजह से तुम ऐसे हुए, तुम्हारी फैमिली ने भी कितने पाप करे होंगे तभी तुम इधर आए हो, और तुम क्या करोगे कुछ करके, तुम कुछ लायक नहीं हो, या तो तुम सिलाई मसाई मशीन का काम कर लो, या कुछ रिपेयरमेंट का काम कर लो, या जो तुम्हारे लायक हो वो कर लो। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि डिसेबल CEO किसी कंपनी का किसी कॉर्पोरेट में जाके वो ट्रेनिंग ले रहा हो, ये सोच हमारे यहाँ पर नहीं है। आज भी वैसे देखा जाता है कि तुम सिलाई का काम करो, कढ़ाई बुनाई का कर लो, या मोबाइल रिपेयर कर लो, लाइक दिस। इसके पीछे रीज़न क्या है? एजुकेशन। हमारे यहाँ डिसेबल्स को इस लेवल पर पढ़ाया नहीं जाता। अब पढ़ाया क्यों नहीं जाता, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ की पॉलिसीज़। अगर देखा जाए, अगर मेरे पेरेंट्स इतना सपोर्टिंग नहीं होते तो मैं स्कूल पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि स्कूल तो मैं गई पर मैं पेरेंट्स के सपोर्ट से गई ना। ऐसा कोई हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर है कि स्कूल ले जाना बड़ा ईजी हो बच्चे को। अगर मैं तो ठीक है शॉर्ट हाइटेड थी तो उठा के ले गए, तो थोड़ा बड़ा हो तो उसका कैसे रोज स्कूल ले जाओगे। पेरेंट्स बेचारा मजदूरी करेगा, काम करेगा कि वो लेके जाएगा स्कूल। दूसरा मैं स्कूल गई, पर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बड़ा किया था कि कोई ज़रूरत हो तो बाहर बैठे, नहीं तो तुम कैपेबल हो कि खुद मैनेज कर लो। तो 9 घंटे जो मुझे स्कूल के होते थे विदाउट गोइंग वॉशरूम, मैं उतना टाइम निकालती थी। अच्छा, ये हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कूल में वॉशरूम्स डिसेबल फ्रेंडली नहीं होते, स्कूल में रैंप नहीं होते हैं कि बच्चा आसानी से जा सके, स्पेशल चेयर्स नहीं होती है, स्पेशल एजुकेटर टीचर्स नहीं होते हैं। अब होने लगे, पर फिर भी आज भी उस लेवल पे नहीं है। आपको ये मिलेंगे सरकारी स्कूल में, वो भी इक्का दुक्का, राइट, पूरी तरीके से नहीं। मैंने बोल रहा मैं ब्लेस्ड थी कि मैं ऐसे टीचर्स मिले कि नॉर्मल टीचर्स ने भी टाइम दिया कि बेटा हम बताते हैं कि कैसे होगा। पर जो बाकी टीचर्स हैं वो एक एक बच्चे पर टाइम नहीं देंगे। एक क्लास में 90 बच्चे हैं, तो टीचर एक अलग से बच्चे पे जाके टाइम कैसे दे सकता है? सही बात है। हमारे यहाँ वही है ना पॉलिसीज़ हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है
कि बच्चे को आप कैसे एजुकेट करोगे। जब तक वो एजुकेट नहीं होगा तब तक वो जॉब के लिए रेडी नहीं होगा, जब तक जॉब के लिए रेडी नहीं होगा तो एम्पावर नहीं होगा। तो इसलिए आज भी डिसेबिलिटी का जो कम्युनिटी है वो बैकलॉग में चल रहा है। बट जैसे अभी उद्यम चलाते हैं तो इसमें आप कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट आपको कुछ सपोर्ट कर रही है इस ऑर्गेनाइजेशन में, या आप कैसे फंड रेज कर पा रहे हैं इसके लिए? मैं एक ही वर्ड में बोलूँगी कि आई एम रियली ब्लेस्ड कि आई एम सराउंडेड विद गुड पीपल। जो मेरे कुछ दोस्त हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, वो लोग क्राउड फंडिंग करके मुझे एक्टिविटीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट फंडिंग सपोर्ट मिल सकता है पर उसके लिए ऑफिसर से चक्कर काटने हैं जो मैं नहीं कर सकती हूँ। और ना मेरे को ये सपोर्ट मिलेगा कि मेरे कॉल पे काम हो जाए कि सर आई नीड सपोर्ट, नहीं मैडम आपको ये पेपर देना है, ये फाइल सबमिट करनी है, क्योंकि उनके कुछ प्रोटोकॉल है, वो उस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते फॉर अ वन पर्सन। वो भी अपनी ड्यूटीज़ में बाउंड है। मैं उनको नहीं बोल रही हूँ, मैं सिस्टम को बोल रही हूँ कि सिस्टम गलत है। सिस्टम अगर थोड़ा एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए तो शायद हम जैसे लोग भी आगे काम कर सकते हैं। आपने अप्रोच किया था बट गवर्नमेंट को? मैंने अप्रोच किया पर जब उनके मैंने लॉन्ग लिस्ट ऑफ फाइल देखी और लॉन्ग लिस्ट ऑफ राउंड देखी कि ये चक्कर वो चक्कर, तो मैंने फिर मेरे दोस्तों से बात की, फिर हमने एक्टिविटीज़ में सपोर्ट किया और वही सपोर्ट मुझे मिलता है। नहीं, बट मेरा गवर्नमेंट को भी एक दरखास्त है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थोड़ा विशेष आप कुछ सोचिए और इनको सपोर्ट करिए, बिकॉज जो इंसान खुद वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो बहुत बेहतर तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चला भी सकते हैं। तो आई वुड मतलब मैं खुद मेरा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर ज़रूर कुछ काम होना चाहिए। थोड़ा सा अभी आपने अपने डिसीज़ के बारे में बताया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, तो क्या आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में मैम कि जनरली इसके अंदर में जैसे ब्रिटल बोन्स का प्रॉब्लम तो होता ही होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या ये जेनेटिकली होता है, बाय बर्थ ही होता है? थोड़ा इफ़ यू कैन गाइड आवर व्यूअर्स की व्हाट द एग्जैक्टली डिसीज इज। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा अलग अलग पैरामीटर्स में है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जो टाइप 4 और 5 होता है वो सीरियस कॉज होता है, लाइक में जो पूरा डिफरेंटेबल केस है। कई लोगों में बहुत ही माइनर मिलेगा टाइप 1, बिल्कुल नॉर्मल होगा, चलता फिरता इंसान है पर उसकी बोन्स कमज़ोर होंगी। ऐसे टाइप 2 थोड़ा और बड़ा होता है, टाइप 3 और होता है, और टाइप 4 और टाइप 5 मेजर केस होता है। लाइक में इसमें एक मेजर केस होता है जो पूरा बेड रिडन होता है। अच्छा, तो इसमें अभी तक पूरे वर्ल्ड में कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं आया? क्योर नहीं है इसका अभी तक? क्योर है लाइक सपोर्टिव क्योर, लाइक आयरन रॉड डल जाए आपके पूरे शरीर में जो कि पेनफुल होती है। मेरे खुद पैर में है जो आयरन आपको पेन करती है, आपको दिक्कत करती है, या फिर अपने यहाँ पर नहीं है पर बाहर है। बोन की डेंसिटी बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस होते हैं जिसके भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं, पर वो डेंसिटी नहीं ले सकते जो नेचुरल तरीके से होती है। मतलब रेयर फॉर्म ऑफ डिसीज़ है ये। और फिर आप जैसे आपको डे टू डे चैलेंजेस भी काफ़ी आते हैं, तो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? फैमिली में भी मेरे 2 बड़े भाई हैं, 2 भाभी हैं मेरी, और हम सब लोग जॉइंट फैमिली है और दोनों के 2 बच्चे हैं। अच्छा। अब वो सब भी मेरी एक तरीके से कहूँ तो मेरी छोटी आर्मी है जो मेरे को पूरा सपोर्ट करती है। मेरे नेफ्यू, मेरे नीस, दे टेक मी, मतलब मेरा टेक केयर बिल्कुल ऐसे करते हैं जो हम समझ भी नहीं सकते हो कितने बच्चों को कैसे समझ होगी। अच्छा मैम, कोई गवर्नमेंट की योजनाएं हैं क्या स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए? बहुत सारी हैं। जॉब्स में भी है, जॉब्स भी है इनके लिए? जॉब सरकार निकालती है, हाँ। पर मेजर जॉब जो निकालती है वो निकलते हैं आपके डी कैटेगरी के, प्यून, सफाई वाला, अच्छा। ये है ना, ये निकलते हैं। या फिर बिल्कुल अपर लेवल के भी हैं, जैसे नो डाउट कई ब्लाइंड IAS भी बने हैं, है ना। पर मैं कह रही हूँ होता है, बच्चे करते भी हैं, पर ये रेशियो और बढ़ सकता है अगर वहाँ प्रॉपर सपोर्ट मिले तो। जो भी जो जहाँ पहुँचा है वो अपने स्ट्रगल से पहुँचा है, अपने सपोर्ट से पहुँचा है। हमारी सरकार की योजनाएं या और भी चीज़ें इतना सपोर्टिव नहीं है। जैसे हम देखें आज सरकार
पेंशन कितना देती है? 300 रुपये, 600 रुपये। हम्म, कैन यू इमेजिन? 300-600 रुपये में क्या दवाई भी आती है आज के टाइम में? नहीं आती। हम्म। तो आपके हिसाब से ऐसे क्या सजेशन है जो गवर्नमेंट को करने चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़, प्लीज़ टेक केयर, आप थोड़ा हेल्थ की साइड पे देखें। इनकी हेल्थ में हम क्या कर सकते हैं? अच्छा। पहला हेल्थ, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सपोर्टिव हो कि कोई भी अपने आप से मूव कर सके, एजुकेशन अवेल कर सके। फिर एजुकेशन सिस्टम, अगर एजुकेशन तक बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है तो एजुकेशन तो तक पहुंच सकती है ना, ऑनलाइन एजुकेशन पहुंच सकती है। आप उन बच्चों को एक फ्लेक्सिबल अप्रोच दे दो कि ऑनलाइन अवेल करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाएं। स्कूलों में आप ऑनलाइन का सिस्टम कर सकते हो कुछ बच्चों के लिए, कि जो क्लास ऑफलाइन चल रही है वही क्लास वो लोग ऑनलाइन ले सकें। ये चीज़ हो सकती है उनके लिए। और अभी तो जैसे कुछ प्राइवेट कंपनीज भी ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है, हायर भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी इस कम्युनिटी के लिए? देखिए, हायर कर रही हैं, पर आपको बिल्कुल सही बताऊं, लाइक बेंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, जो हमारे मेट्रोस हैं, यहाँ पर फिर भी हायर कर रहे हैं। अच्छा। पर जैसा हमारा भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर, ऐसे जो शहर हैं, यहाँ पे अभी भी कंपनीज में एक्सेप्टेबिलिटी की अप्रोच कम है, क्योंकि कंपनीज उस तरीके से है ही नहीं तैयार कि उनको हायर करें। तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस तरीके से उन्होंने बना के नहीं रखा, ना उनके यहाँ अलग से सेटिंग है उनके लिए, ना उनके पास टाइम है कि उनको अलग से काम सिखाएं वो लोग, इतना टाइम दें, या फिर उनके लिए आने जाने की फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराएं। मतलब उन्हें लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम, इससे अच्छा हम किसी और से काम करा लें। मे भी शायद उन्हें ये भी लगता होगा प्रोडक्टिविटी भी हमारी शायद कम हो जाएगी। एक्चुअली राइट राइट। तो मेरा मानना है जी। कि जो एक हम डिसेबल को हायर करते हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसे रहता है कि मैं अपना 100% दूँ। मुझे लिया है, मुझे हायर किया है, चांस मिला है मैं तो उसको अपना prove जस्टिफाई करूं। करना चाहिए। आई गिव यू माई एग्जाम्पल, मुझे जब कंपनी ने हायर किया, जब मैंने जॉब किया, तो वहाँ मैंने 6 साल के दौरान मैं पहली एम्प्लॉय होती थी जो ऑफिस पहुँचती थी। कभी कभी तो दरवाज़ा भी नहीं खुलता था, आई एम स्टैंड आउटसाइड, तो मैं ही खुलवाती थी, खोलो भाई। मेरे एग्जाम्पल के साथ लोगों को मेरे सर्कुलेट होता था कि सी इफ शी इज़ एबल टू कम ऑन टाइम तो आप लोग तो आ सकते हो। मैं हमेशा ही, मतलब हर क्वार्टर तो नहीं पर अल्टरनेटिवली क्वार्टरली, मैं टारगेट्स जब था वो, तो उसमें मेरा नाम टॉप पे होता था, क्योंकि मुझे रहता था प्रूव करूँ, मुझे करना है। तबीयत खराब है कुछ भी तो भी मैं जाती थी कि मैं ऐसे छुट्टी नहीं ले सकती, मैं जाना है। ये चीज़ मैंने बाकी डिसेबल्स के साथ भी देखी है जो करना चाहते हैं। क्या मौका तो दो, अगर आप मौका दोगे परफॉर्म भी करेंगे, वो आपको प्रोडक्टिविटी भी देंगे और उनका रिटेंशन रेशो ज़्यादा रहता है, वो जल्दी स्विच भी नहीं करते। अच्छा, आपको क्या लगता है हाउ डज द सोसाइटी ट्रीट्स यू? लाइबिलिटी। मतलब आप ये बिल्कुल चीज़ वो लग आपको फील होती है ये वाली? मैंने बोला ना, आज भी इतना प्रूव करने के बाद आप किसी के लिए लाइबिलिटी ही हो। आप एसेट की तरह, मतलब बहुत ही कम लोग आपको देखेंगे कि और एसेट फॉर द सोसाइटी, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द सिस्टम, दे टेक यू एज अ लाइबिलिटी। नहीं, बट आप असेट ही हो मैम। मतलब आप इतने लोगों के लिए जो काम कर रहे हो, मतलब आप कुछ ना कुछ यू आर डूइंग अ गॉड्स वर्क विच आई पर्सनली थिंक कि आपका एक इम्पैक्ट जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी थॉटफुल भी है। तो ये गलत है जो लोग ऐसा सोचते हैं, उनको अपना शायद माइंडसेट चेंज करना चाहिए। माइंडसेट चेंज होगा पर इट टेक डिकेड्स। लाइक आप हो, ठीक है, आप जैसी जनरेशन है, आपके आने वाली जो जनरेशन होगी, जस्ट जो आप उनको दोगे वो वैसा लेंगे। जो जनरेशन अभी, जो हमारे पेरेंट्स हैं या उनके नीचे वाले लोग हैं, उनके जो थॉट प्रोसेस है वो आज भी डिकेड्स बैक है कि मतलब ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, इस तरीके से। मतलब विथ टाइम ये चेंज होगा धीरे धीरे। हाँ, मुझे लगता है कि
चेंज हम जैसे लोग ही लेके आएंगे। आज हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम दूसरों की सोच बदलेंगे। आपका आपने जैसे बताया आपके घर पे आपकी मम्मी का आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट पिलर रही है हमेशा से, तो आपके घर में आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे मॉम डैड, मेरे 2 बड़े भाई, 2 भाभी और दोनों के 2 किड्स। अच्छा, तो पूरी एक हैप्पी फैमिली है। अच्छा, और पूनम श्रोती का मिशन क्या है? मिशन मिशन टू मेक एन इंक्लूसिव सोसाइटी, जहाँ हर कोई आपको सम्मान देखे। ये ना फील करे पूनम बेचारी, बेचारा वर्ड नहीं चाहिए मुझे। राइट। बट मैं जब हम लोगों ने आप पे पूरा स्टडी किया था, आपके बहुत सारे हमने अचीवमेंट्स भी जब देखे थे, जब हम पूरा क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर कर रहे थे आपके लिए, तब मैं खुद भी मैम इतना ज़्यादा आपसे पर्सनली मोटिवेटेड हुआ था कि मतलब कभी हम मतलब हमेशा हम लोग छोटी छोटी चीज़ पे रोते हैं, क्रिप करते हैं कि मेरे साथ तो ये नहीं है वो नहीं है, बट इतने चैलेंजेस इतने प्रॉब्लम्स के बाद में, वो भी फिजिकल चैलेंजेस जब होते हैं, बट उसको आपने ओवरकम करके जो चीज़ें आप करते जा रही है, उससे बहुत इंस्पायर भी हुआ था मैं ये स्टोरी से आपके। तो मेरा ये था कि कुछ भी हो भाई, आपकी स्टोरी तो ज़रूर ऐसे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी मोटिवेट बहुत करेगी। जो लोग थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, आई थिंक ये पॉडकास्ट के बाद में वो लोग भी देखेंगे तो दे विल बी वेरी मोटिवेटेड एंड बट इंस्पायर्ड। क्या होता है श्रेयस, जो मोटिवेशन है, हाँ। अगर वो पर्पस ड्रिवन नहीं होगा हाँ। तो मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। राइट। आज किसी ने देखा, उसे लगेगा अरे वाह शी इज एबल टू डू, तो हम भी कर सकते हैं। जब तक दिमाग में है तब तक तो ठीक है। हाँ। और जहाँ वो दिमाग से निकला हाँ। तो आपका मोटिवेशन 0 पर है। राइट। किसी भी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपका खुद का एक पर्पस होना चाहिए। जैसा मेरा पर्पस है अपनी पहचान बनाना, तो वही पर्पस मुझे आगे तक ड्रैग करके रखता है। मेरे साथ भी होता है, बीइंग अ ह्यूमन। आप भी कई बार हताश होते हो, बिल्कुल। निराश होते हो, डिमोटिवेट होते हो, तो वो जो पर्पस है कि पूनम तुम कैसे हार मान सकती हो, तुम हार कर मान गई। सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स की हार होगी मेरी, अगर मैंने हार मानी तो। दूसरा, जो कितने लोग अगर तुम्हें देख रहे हैं तो उनकी भी हार होगी, तुम हार नहीं सकती। तो फिर वापस मुझे वही पर्पस खड़ा करता है। आई थिंक यू आर अ फाइटर। और जैसे आपने बताया कि ये इंफ्रा रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, तो आपके हिसाब से ऐसे क्या चीज़ें होनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए इंफ्रा में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, इनफैक्ट प्राइवेट भी जो बिल्डिंग्स है, ऑफिसेज है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है? हमारे तो रोड ठीक होनी चाहिए। वो रोड इतनी बुरी रोड का है, तो इशू सबसे बड़ा इशू है इस इतनी समय बुरी पे। रोड है कि मैं अपनी व्हीलचेयर से आई कांट इमेजिन कि मैं नेक्स्ट घर तक भी जा सकूं। मैं 2 व्हीलचेयर तोड़ चुकी हूँ इन रोडों पर। अच्छा। है ही नहीं लाइक रोड। दूसरा, हमारे यहाँ ना कोई ट्रैफिक का सिस्टम है। हाँ, जो कांट इमेजिन कि आप रोड पर साइड पे जा सको, जो नेवर नो कब आपको चलती गाड़ी आपको उड़ाती हुई चली जाएगी। ना कोई अलग से लेन है ना कुछ है, वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि सारी चीज़ें नहीं हो सकती। जब हम बाहर की कंट्रीज़ में, आप खुद बाहर से पढ़ कर आए हो, जी। वहाँ की चीज़ें यहाँ की चीज़ें कंपेयर नहीं हो सकती। मैं खुद सिंगापुर विजिट कर आई हूँ, अच्छा। तो मैंने खुद देखा है कि वहाँ एक अलग से लेन होता है, सारे ट्रैफिक सिस्टम, लाइट सिस्टम, सारी चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते वो चीज़। पर जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइक रोड ठीक हो सकती है, हर बिल्डिंग में रैंप हो सकता है, नॉट नेसेसरी किसी गवर्नमेंट में रैंप हो। तो प्राइवेट लोग, प्राइवेट बिल्डिंग्स, अगर मैं सोचूं कि मैं किसी कैफ़े में जाऊँ, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करूँ, क्या मैं कैफ़े जा सकती हूँ? सिस्टर्स होते हैं वहाँ पर, नॉट पॉसिबल। मतलब वही है कि इंक्लूसिव करके इनको थॉट देना बहुत जरूरी है कि लोगों के लिए भी हो। बनाते वक्त सोचता ही नहीं है कि वही डिसेबल भी प्रॉब्लम। आ सकता है। राइट राइट राइट। और ये एक बहुत बड़ा इशू भी है, बिकॉज ये चीज़ मैंने भी कई बार देखी है कि ये बहुत सारे ऐसे लोग इससे प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर इस पे थोड़ा सा लोग पहले से इसको थॉट दे के ही वो चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया जाए तो ये आराम से उनको भी एक्सेसिबल रहेगा ये सब चीज़ें। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे फील्ड स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इस समय पे तो आपके हिसाब से कैसे हम लोग ये कम्युनिटी को बेसिकली जोड़ सकते हैं स्पोर्ट्स से, कैसे फील्ड पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है कि ये लोग भी उसमें काफ़ी एक्टिव रहे?
आपने देखा ही होगा पैरालंपिक्स अभी में मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट पैरालंपिक्स हाँ, पे ही मैं आपसे पूछने कितना वाला अच्छा था। परफॉर्म किया है। वही राइट मतलब राइट। हमारे नॉर्मल ओलंपिक्स नॉर्मल स्टडी से ज़्यादा पैरा ओलंपिक्स उन्होंने हाँ, परफॉर्म किया है। right. 6 गोल्ड, हाँ कैन यू राइट, इमेजिन? 6-7 गोल्ड्स उन्होंने लिया है, और जो नॉर्मल टीम है उनका 0 गोल्ड है अभी 0 तक। गोल्ड है। और इतना अभी इस समय पे उसकी बात हो रही है, इनफैक्ट आज की हेडलाइन पेपर की उसी के ऊपर में थी, तो मैं भी सुबह पढ़ रहा था एंड आई वाज सो हैप्पी कि चलो आज के दिन ही मैंने आपका पॉडकास्ट रखा है, तो ये क्वेश्चन तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि इतना एबिलिटी उनमें, और इंडिया इतने बढ़िया लेवल पे इस समय पे परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड्स ला रहा है, और ऐसे सोसाइटी जिनके लिए हम लोग अलग सोचते थे वो हमको गोल्ड ला के दे रही है ओलंपिक्स का, तो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कितना बड़ा मैसेज है सोसाइटी के लिए, बहुत कितना बड़ा बड़ा। मैसेज है राइट राइट। कि जिनको आप ये समझते हो कि ये लोग मतलब सोसाइटी का वो हिस्सा है जो प्रोडक्टिव नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने ही देश का नाम इतना ऊंचा किया है। इसको और बढ़ाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ जो हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, गांव हैं, वहाँ तक भी सर्च होना चाहिए कि और कौन से डिसेबल्स हैं जिनको हम किस लेवल पे स्पोर्ट्स में उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग शूटिंग, थ्रोबॉल, लॉन्ग जंप में डाल सकते हैं। जैवलिन थ्रो का भी देखा मैंने भी एक वो वीडियो, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया उन्होंने भी। नहीं ये बहुत अच्छी एक मैसेज है मैम, और ये बहुत ज़रूरी है ऐसे लोग और आगे निकल के आए तो कहीं ना कहीं लोगों का परसेप्शन भी चेंज इसी से होगा। आपके हिसाब से एक रेगुलर पर्सन कैसे स्पेशली एबल्ड लोगों को एम्पथाइज करना चाहिए उनको? पहली बात तो उसे बिल्कुल फील मत कराओ आप कि वो अलग है। यू टेक एज अ बडी कि आपका नेक्स्ट बडी है वो। हाय हेलो हाँ, जो जोक्स आप दूसरों के साथ क्रैक करते हो आप उसके साथ भी करो, उससे कोई बुरा नहीं लगेगा, बल्कि नहीं करोगे जो क्रैक तो ज़्यादा बुरा लगेगा कि आपने उसे अलग लिया। मेरे फ्रेंड्स मेरी ऐसे लैग पुलिंग करते हैं जैसे दूसरे की करते हैं। हाँ। मुझे बहुत मजा आती है मैं तो कोई मौका देती हूँ कर वो। सही बात है, मतलब अलग क्यों फील कराना है, हाँ। हम सब एक जैसे ही है। हाँ। राइट। अच्छा, और आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि आप भी सिंगापुर वगैरह आपने ट्रैवल किया, तो आपने वहाँ पे इंफ्रा के भी चेंजेस देखे, लोगों के बिहेवियर में भी चेंजेस देखे, कहीं ना कहीं वो लोग बहुत इंक्लूसिव है ना ये सब चीज़ों को लेके, और हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, थोड़ा अलग फील कराते हैं। तो ये मेजरली ये प्रॉब्लम कैसे मीट आउट हो सकता है, ये कैसे इंडिया में भी लोग ये स्पेशली एबल्ड लोगों को इंक्लूसिव कैटेगरी में ले सकते हैं, सोच सकते हैं? बहुत छोटे लेवल पे लाइक नर्सरी केजीज के लेवल पे हम अगर एक इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू करें, लोगों को तभी से बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, एजुकेट करना शुरू करें, तो उनके लिए वो नॉर्मल होगा। जैसे मेरे घर मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर के जो बच्चे हैं उन्होंने बचपन से ही मुझे देखा है, तो उनके लिए लगता है कि उनकी बुआ नॉर्मल है, कुछ अलग नहीं है। उनकी बुआ उन्हें पता है कि कैसे टेक केयर करना है, क्या करना है। तो एक छोटे लेवल से बच्चों को आप सिखाना शुरू करो। मेन अवेयरनेस एजुकेशन ही हमारा परसेप्शन बदल पाएगी। राइट। और धीरे धीरे आई थिंक गवर्नमेंट भी इस पे अब काम करेगी, ऐसे सोसाइटीज़ को, ऐसे लोगों को इंकरेज भी किया जाए, साथ साथ में इंफ्रा और ये सब चीज़ों पे भी ऐसे काम मैंने किया देखा सोसाइटी और हमारी गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स को बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम समझती हैं, पर मुझे लगता है अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट। टेक एन एग्जाम्पल, पोलियो का जो ड्राइव शुरू हुआ था, हाँ, जब पोलियो कितना मेजर हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ा इशू था, पर उसका धीरे धीरे जब उसका अवेयरनेस शुरू हुआ, एड्स वगैरह शुरू हुए, अमिताभ बड़े बच्चन बड़े भी थे उसमें। सेलिब्रिटीज ने आके बोला, यूनिसेफ ने अपना रोल प्ले किया, छोटे छोटे लेवल पे नुक्कड़ नाटक हो, क्या क्या हुआ, तो धीरे धीरे लोगों को बात समझ आई और उस चीज़ से फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर लोग बच्चों को दवाइयाँ पिलाई और आज ऐसा है कि भारत पोलियो मुक्त है। राइट। टाइम लगा, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, कब से ऐड आ रहे हैं उसके, कई डिकेट्स लगे, पर हाँ जीत तो हुई ना आखिर में। सही बात है। तो ऐसे अवेयरनेस पे अगर हम काम करें तो मैं नहीं कह रही कि 2 दिन में चेंज आएगा, हो सकता है 2 डिकेट्स 20 डिकेट्स पर चेंज आएगा, हो सकता है वो चेंज देखने के लिए हम ना रहें, पर आने वाली जनरेशन्स के लिए तो एक अच्छा सोसाइटी बन के आएगी। बहुत सही बात है मैम, ये बहुत ज़रूरी भी है। मैम ऐसे लोग जो स्पेशली एबल्ड है, जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
मैं सभी को एक ही मैसेज हमेशा मैं बोलती हूँ, ये मैसेज रहेगा कि जो भी ताकत है वो आपके अंदर है। अपनी ताकत को पहचानो। आपको कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, कुछ भी बोले, पर अपने आप पे यकीन करो। बिलीव ऑन योरसेल्फ। अगर आपको खुद की ताकत पे यकीन है और खुद पे यकीन है तो यकीन मानिए कि यूनिवर्स की कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो आपके अगेंस्ट जाएगी। सारी पॉजिटिव पावर्स आपसे जुड़ेंगी और आपका सपोर्ट करेंगी। क्या बता, जहाँ चाहा वहाँ रहा। मैं तो मानती हूँ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट के लिए, और डिफरेंट टाइप की चीज़ों पे हमने बात करी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, आपसे जानने के लिए हमें मिली। ये एक हमारा सौभाग्य है। तो Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद स्पॉटलाइट स्टोरीज़ में आने के लिए। थैंक यू और सो बस मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दिस न्यू वेंचर। थैंक यू सो मच मैम। बस एक आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आप जैसे और भी गेस्ट को इस पे ला सके। श्रेयस के स्पॉटलाइट को प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज क्योंकि ये अच्छी अच्छी स्टोरीज जब बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगी तो एक चेंज ज़रूर आएगा। एंड थैंक यू सो मच श्रेयस इस चेंज का एक हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग मी। थैंक यू।